आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संपूर्ण इतिहास एनसीईआरटी आधारित क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। और इसमें अभी हम लोग अपने इतिहास का परिचय कर रहे हैं, जिसमें आज एक तीसरी क्लास आप पढ़ रहे हैं। हमारा जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहा होगा, इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखना, क्योंकि इतिहास में क्रमबद्धता होना, निरंतरता होना बेहद आवश्यक है। तब चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिमाग में बैठती चली जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की तुरंत करेंगे शुरुआत। एक बात और है कि आप लोग अपने जो कमेंट हैं वो वीडियो के नीचे जरूर करें, उससे हमें पता चलता है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई डिमांड रहे तो उसे भी आप जरूर बताएं, का मतलब है क्लास में और कुछ अगर आपको बेहतर करना हो। बाकी आपकी प्रैक्टिस लाइव डेली चली रही, 3 क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग क्या करिए, अपनी इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए, खास खास पॉइंट को अपने नोट में बनाते चलिए। बार बार मैंने कहा कि खुद के नोट का कोई विकल्प नहीं होता है। तो मेरे भाई आइए शुरुआत करते हैं। और हमेशा आपसे कहते हैं कि जब भी आप अगली क्लास को करें तो पिछला रिकॉल होना जरूरी है। अब अगर आपके ध्यान में आ रहा हो तो पीछे आपको याद होगा कई सारी महत्वपूर्ण बातें हमने बताई, खासतौर पे चारों युग के बारे में बताया आपको। साथ ही साथ भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किया हमने, कल के अवतार के बारे में चर्चा किया। इसके अलावा बहुत सारे इतिहास के वो महत्वपूर्ण पहलू थे जो आपको जानना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करें, और कई महत्वपूर्ण चीजें आज आपको बताने वाला हूं। तो सभी लोग तैयार हैं भाई? चलिए तत्काल हम शुरू करेंगे। और देखिए, सबसे पहला पॉइंट आज आपके लिए ये होगा कि आपको जानना है कि स्वराज क्या है। अब यहाँ पे स्वराज का मतलब पहले इतिहास परिचय में ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम बार बार स्वराज शब्द सुनते रहे हैं अपने इतिहास में, खासतौर पे कहीं बाल गंगाधर तिलक के संबंध में, कहीं कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन जब दादा भाई नौरोजी वहां बैठे अध्यक्ष के तौर पर के संदर्भ में, कभी स्वामी दयानंद सरस्वती को लेके। तो आइए एक एक पॉइंट पर हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप स्वराज शब्द बोलते हो तो आपका यहाँ पे मतलब क्या है जी? तो कहेंगे स्वराज। स्वराज का शाब्दिक अर्थ मेरे साथियों क्या होता है? स्वशासन, सीधी भाषा में अपना राज्य। तो स्वराज का मतलब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए। तो स्वराज के लिए आपने क्या कहा कि स्वशासन, यानी सीधी भाषा में आपने कहा सर इसका मतलब है अपना राज्य। चलिए, अब अगर हम गौर करें तो 1876 में इस स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अचानक ये बात इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने दिख रही, 14 अगस्त 2022। ये क्या मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया गया। तो आगामी परीक्षा के लिए इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट करके। और ये क्यों हमने मनाया? क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, और इसी संदर्भ में हमने 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया। इससे जुड़ा हुआ एक जो आपका प्रोग्राम है, डीडी नेशनल जो सरकार का चैनल है उस पर प्रसारित किया गया, एक सीरियल आया 14 अगस्त 2022 से शुरू हुआ, और उसका नाम क्या है? स्वराज। इसको प्रसारित किया गया। आपको याद होगा कि भारत की भूमि पर 20 मई 1498 को वास्को डिगामा के पहुंचने के बाद पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजों जैसे जो तमाम उपनिवेशी हैं, इनकी कहानी को दिखाया गया। कहां पर? जो डीडी नेशनल पर स्वराज नामक प्रोग्राम आया है। तो जो तमाम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है व्यापारिक हैसियत से, धीरे धीरे यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, राजनीतिक स्थिति को प्राप्त करते हुए अंग्रेजों के हम 200 वर्ष तक लगभग गुलाम होते हैं। तो इस तरह की चीजों पर आधारित ये सीरियल है स्वराज, जो आपकी परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है कि स्वराज नामक सीरियल किस चैनल पर? तो डीडी नेशनल पर। कब से प्रसारित हो रहा? तो 14 अगस्त 2022 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में जो यूरोपीय कंपनियां, उनका आना और किस प्रकार से हमारी कमजोरियों का लाभ उठा करके हमारे देश के मालिक बन बैठना जैसी चीजों पर आधारित है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम इतिहास के पन्नों में चलें तो बात 1921 की है। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस फोरम का अहमदाबाद अधिवेशन चल रहा था। वहां पर हसरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले ये पहले कार्यकर्ता थे। इसको ध्यान रखिएगा।
मगफूर अहमद आजादी ने हसरत मोहानी द्वारा मांगे गए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का सपोर्ट किया यानी समर्थन किया। अब यहाँ एक बात देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्ताव रखा गया। और ये जो अधिवेशन हो रहा था कहाँ पर, रावी नदी के तट पर, और यहीं पर पहली बार भारतीय तिरंगा भी फहराया गया। अब ये देखिए हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष के उपलक्ष्य में, ये सब आपके लिए समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके। हिंदवी स्वराज क्या, पहले जानिए। हिंदू लोगों का स्वशासन, जिसका अर्थ है विदेशी शासन से क्या, स्वतंत्रता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी को हिंदवी स्वराज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। मराठा योद्धा शिवाजी ने 17 अप्रैल 1645 को दादाजी नरम प्रभु देशपांडे को लिखे एक पत्र में हिंदवी स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। तो हिंदवी स्वराज का इस्तेमाल कौन कर रहा है, शिवाजी महाराज कर रहे हैं। स्वराज को मातृभूमि और हिंदवी स्वराज को भूमि के पुत्रों का राज्य कहते थे, कौन, शिवाजी। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को होता है और 6 जून 2024 को 6 जून 2024 को 6 जून 2024 को इसके 350 वर्ष पूरे हो गए। और इसी याद में हमारी वर्तमान सरकार ने इसको बड़ा महत्व दिया और हिंदवी स्वराज वर्ष के 350 होने के उपलक्ष्य में अच्छे प्रोग्राम का आयोजन भी किया। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बेहतर सवाल बनेगा। माय डियर, स्वराज के बारे में सामान्य जानकारी जान लेने के बाद में बाकी स्वराज में बड़े विस्तार से आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा प्राचीन मंदिरों की कुछ नई खोज हुई हैं, तो उन तथ्यों को आपको अवगत कराना जरूरी है। तो आइए जरा उन तथ्यों को देखिएगा। यूपी में हमारा एक जिला है बदायूं। बदायूं में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने गुप्त काल के बाद के कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए हैं। ये पुरातात्विक अवशेष हिंदू मंदिर की मूर्तियों के टुकड़े और प्राचीन ईंट के रूप में बदायूं जिले के खेड़ा जलालपुर गांव में एक टीले से मिला है। साक्ष्य जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी ASI के अनुसार ये सभी अवशेष 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद के हैं, जिनका संबंध आज से 1300 से लेके 17,400 वर्ष पहले का हम मान सकते हैं। बदायूं के बारे में 11वीं सदी का एक अभिलेख मिलता है जिसमें इस नगर का नाम मिला है बोदाम युता। देखिए बदायूं का एक नाम क्या मिलता है, तो बोदाम युता। क्या नाम है, तो बोदाम युता। ये बोदाम युता आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, बदायूं बराबर बोदाम युता। और बाद में इसी बदायूं को पांचाल के नाम से भी जाना गया। अगर हम बताएं आगे की बात, तो यहाँ पर पांचाल देश के राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। किदवंती है, ऐसी कहावत है कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए एक बार राजा भगीरथ ने तपस्या बदायूं जिला में आकर के किया। ऐसी किदवंती है। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, ये आप जानते हो। आगे वो सुल्तान बना और जब वो सुल्तान बन गया तो 1226 ईस्वी में एकता व्यवस्था की शुरुआत करता है। यहाँ पर इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में एक जामा मस्जिद का निर्माण किया जो आज एशिया के सबसे पुरानी इबादत गाहों में शामिल है या गिनी जाती है। बदायूं शहर इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी और सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली भी है। साथ ही यह दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। ये जानकारी आपने ली बदायूं के बारे में। अब आगे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संबत के बारे में बता दें। इसमें जो इंपॉर्टेंट उसमें हम टिक करते जाएंगे, लेकिन पढ़ाना सब इसलिए हम सब आपको बता दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ चलता है सप्तर्षि संबत। ये 3076 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और इसे लौकिक संबत के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का प्राचीनतम संबत मेरे साथियों। इसका महाभारत काल में प्रयोग किया जाता था और इसका जो नामकरण है सप्त सितारों के नाम पर हुआ है। कश्मीर में लौकिक संबत, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में इसे शास्त्र संबत कहा जाता है। तो चाहे आप सप्तर्षि संबत कहिए, लौकिक संबत कहिए या फिर आप शास्त्र संवत कहिए,
सबका मतलब इसी से है, ध्यान रखिएगा। एक कलि संवत जो कि 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, यानी महाभारत युद्ध के 20 वर्ष के बाद अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित के राज्यारोहण के समय ये आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। अब इसी प्रकार से अगला है बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व में। ये चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है। महात्मा बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि क्या है? 483 ईसा पूर्व है, लेकिन बुद्ध संवत 544 में प्रारंभ हुआ, ऐसा मानते हैं। वहीं पे महावीर संवत 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। यह उनके निर्वाण का प्रतीक है और इसे वीर निर्वाण संवत के नाम से भी जानते हैं। तो महावीर संवत को वीर निर्वाण संवत के नाम से भी जाना जाता है, वीर निर्वाण संवत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। विक्रम संवत अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जितना आपने पढ़ा वो बेसिक थे, लेकिन विक्रम संवत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जान लो। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ। और इसे किसने प्रारंभ किया? उज्जैन के शासक राजा विक्रमादित्य या विक्रमसेन के द्वारा इसे उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चलाया गया था। इसी को मालवा संवत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विक्रम संवत में अगर हम विक्रम संवत में ईस्वी को हम क्या करें, 57 से जोड़ देंगे तो हमारा काम यहाँ पे बन जाने वाला है। ये चीज हमने पीछे समझाया आपको। विक्रम संवत नेपाल का आधिकारिक संवत के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। इसमें 12 महीने का एक वर्ष 7 दिन और 1 सप्ताह रखने की प्रथा इसमें शुरू की गई थी विक्रम संवत के अंदर। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है, जिसमें पहले का काल ईसा मसीह के जन्म के पहले काल बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और बाद का एडी कहलाता है। आपको याद होगा कि हमने पहले दूसरे लेक्चर में इस पर विस्तार से चर्चा की है, आप देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। संघ संवत मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर, इसे कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। और याद रखिएगा ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। ये भारत का क्या है? ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। और भारत ने इसको अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया है? तो भूलिएगा मत, याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को। कब? कमेंट करिए जल्दी से। 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत सरकार ने क्या किया? राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता दी। और इसी के साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी मान्यता दी। ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ा चुका हूं आपको। आइए देख लेते हैं। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर पुनः विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में से शुरू किया गया और शक संवत को भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इसी पर आधारित है और इसे हिंदू कैलेंडर के नाम से भी हम जानते हैं। दक्षिण भारत में इसी को सालिवाहन संवत कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ये तो आपने जान ही लिया। अब एक और है आपका कलचुरी संवत 248 ईस्वी में हुआ। आभीर राजा ईश्वर सेन के द्वारा शुरू किया गया। बाद में कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे कलचुरी संवत भी कहा गया। गुप्त संवत ध्यान रखिए 319 ईस्वी में शुरू किया गया। गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की, तो कहते हैं इन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। जब गुप्तों का पतन हो गया तो बल्लभी जो वंश के लोग हैं, बल्लभी के मैत्रक शासक हैं, इन्होंने भी इसका बेहतर प्रयोग किया। इसी नाते गुप्त संवत को बल्लभी संवत भी कहा जाता है। हर्ष संवत की बात करें तो कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के राज्यारोहण से इसकी शुरुआत होती है, यानी 606 ईस्वी से। हिजरी संवत के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये तिथि हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की याद में इसे शुरू किया गया। मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। ठीक है आपका। एक है कोल्लम संवत जो 825 ईस्वी में शुरू हुआ। मालाबार केरल क्षेत्र में इसे शंकराचार्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी में हुआ। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठवें के राज्यारोहण से ये शुरू हुआ है। मेरे भाई सिंह संवत के बारे में जान लो। 1113 ईस्वी में चालुक्य यानी सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसको सिद्ध संवत भी कहते हैं और ये उसके राजा बनने के समय शुरू हुआ था। इसी प्रकार से आप एक आनंद विक्रम संवत है जो 1192 में शुरू होता है। इसका प्रयोग
चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में मिलता है। इंपॉर्टेंट होता तो हम टिक करते, बस जान लीजिएगा। इलाही संवत 1583 में शुरू हुआ मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। यह हिंदू और इस्लामिक कैलेंडर का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। राजशक 1673 में शुरू हुआ। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया। हालांकि शिवाजी महाराज का राज्यारोहण कब होगा, तो 6 जून 1674 को प्रारंभ होगा। ठीक है माय डियर, तो ये कुछ प्रमुख संवत है जिसको हमने आपको आज यहाँ पे डिस्कस किया है। और आगे अब हम आपको कई बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने वाले हैं, मतलब इतिहास का विभाजन अब शुरू करेंगे हम। इतिहास के विभाजन में पूरा का पूरा डिटेल में आपको इतिहास का विभाजन समझा देंगे कि भाई किस प्रकार से हमारे इतिहास का विभाजन होना है। इतिहास के विभाजन के बाद में जो शुरू में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको परिचित करा देंगे, जितने महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जितने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के उपनाम हैं, साथ ही साथ उनकी उपाधियां हैं, एक लेक्चर हम उस पर कर देंगे तो आपका काफी कुछ तैयार हो जाएगा। तो 1 से 2 लेक्चर और कर देंगे तो प्राचीन इतिहास का परिचय पूरा होगा। इसके बाद फिर इतिहास के स्रोत में आएंगे, फिर पाषाण काल में आएंगे। ये है पढ़ने का सिस्टमैटिक तरीका, जहां एकदम कहानी की तरह, उपन्यास की तरह चीजें जुड़ती चली जाएंगी, पढ़ते जाएंगे, आप समझ में आएंगे। आपने देखा होगा पूरी क्लास हमने एकाग्रता से रखी, इधर उधर जरा सा भी भटकाव नहीं किया, ना ही आपको भटकने दिया है। उतने ही मन से आप पूरी क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, समझेंगे। हर काम की चीज जहां इंपॉर्टेंट हमने बता रखा है उतना अपने नोट में आप बना लेना, हमेशा के लिए आपका दोस्त हो जाएगा, माय डियर सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, लेकिन लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। नमस्कार।